और अब एक खास रिपोर्ट आपके लिए। इस वक्त दिल्ली की सियासत में केंद्र में देश की अर्थव्यवस्था है। विपक्ष ने सरकार की आर्थिक नीतियों को निशाने पर ले रखा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि महंगाई बेकाबू हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री बार बार विपक्ष को चुनौती दे रहे हैं कि वो अपनी नीतियों के दम पर भारत को उस मुकाम तक ले जाएंगे जो आज तक छुआ नहीं गया। बात $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की हो रही है। पीएम मोदी ने यह सपना कुछ सालों पहले देश के सामने रखा था। तब विपक्षी दल और विदेशी विशेषज्ञ इस दावे को अहमियत देने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से इंग्लैंड को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर पहुंचने की ओर बढ़ रही है। कहा यह जा रहा है कि भारत अगले कुछ सालों में वो गौरव फिर से हासिल कर लेगा जो सदियों से उसकी पहचान थी। यह पहचान थी सोने की चिड़िया की। यह बात आपने कई बार किस्सों कहानियों में भी पढ़ी है। लेकिन इस सोने की चिड़िया का मतलब क्या है? भारत को सोने की चिड़िया कौन और क्यों कहता था? आजादी के 75 सालों के मौके पर आज हम आपको भारत की वही तस्वीर बारीकी से दिखाने जा रहे हैं। करीब $3.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले भारत का लक्ष्य $5 ट्रिलियन के शिखर पर पहुंचना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 200 साल में अंग्रेज इस देश से कितना लूट कर ले गए? $45 ट्रिलियन। जी हां, $45 ट्रिलियन तो सिर्फ अंग्रेज ही लूट कर ले गए। इससे पहले 800 साल तक मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूटा। लेकिन 1000 साल की लूट के बाद भी भारत के घरों में आज भी 23,000 टन से ज्यादा सोना मौजूद है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा 8,133 टन का गोल्ड रिजर्व अमेरिकी फेडरल बैंक के पास है। तो समझ लीजिए कि किस्सों और गीतों में आपने जो कहानी सुनी थी वो कोई फसाना नहीं, सच था। आजादी के 75 साल के मौके पर हम आज भारत के अतीत के उसी सुनहरे दौर के सबूत आपको दिखाएंगे जिसे वापस लाने के लिए देश का मन एक बार फिर से मचलने लगा है। हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं था। हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया में से गरीब नहीं बना है। हमारे अपनी कमियों के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपने गलत आचरण के कारण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश गरीब देश की गिनती में आके खड़ा हो गया। 2021 में भारत ने विदेशों को $27.24 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जबकि इसी साल करीब $42 बिलियन का इंपोर्ट किया। यानी विदेशों से व्यापार में भारत को $14.76 बिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन यह सूरत हमेशा नहीं थी। करीब 3,500 साल पुराने इतिहास में भारत बेचता ज्यादा और खरीदता कम था। साढ़े 3,000 साल पहले मिस्र के सोने चांदी के भंडार भारत पहुंचने लगे। 3,000 साल पहले पर्शिया से सोने चांदी भरे जहाज भारत की ओर रवाना होते थे। 2,000 साल पहले रोम का खजाना भारत के नाम पर खाली होने लगा। 1,500 साल पहले चीन की खदानों से निकलने वाला सोना सीधे भारत के सफर पर निकल जाता था। यह सब तलवार के जोर पर नहीं हुआ। भारत में सोने चांदी का यह अंबार लगा कारोबार के दम पर। गुजरात के एक गुमशुदा शहर में इस बात के सबूत आज भी मौजूद हैं। जब दुनिया इंसान होने का मतलब ही सीख रही थी, तब तक भारत कारोबारी दुनिया का बादशाह बन चुका था। भारत के सोने की चिड़िया बनने की कहानी का पहला पन्ना इसी जगह से शुरू होता है। इस वक्त मैं गुजरात के लोथल में खड़ा हूँ। लोथल जो कि दुनिया का सबसे पुराना पोर्ट था, यानी बंदरगाह। लोथल करीब 3,500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता का
एक शहर था जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ था। आज बस उसके यही अवशेष देखने को मिलते हैं यहाँ। ईसा से करीब 1700 साल पहले लोथल में बंदरगाह के जरिए कारोबार होने लगा था। लोथल से जहाज मिस्र, बहरीन, इराक और कुवैत तक जाते थे, जो उस वक्त सुमेरियन सभ्यता का हिस्सा थे। लोथल से कीमती पत्थर, सीप और आभूषण, हाथी दांत के सामान विदेश भेजे जाते थे और बदले में यही जहाज सोना, चांदी और तांबा लेकर लौटते थे। ओमान, बहरीन, इराक, ईरान से सामुद्रिक व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में, बड़ी अवस्था में चल रहा था, ऐसा मानते हैं हम। एक तो कार्नेलियन बीड्स बहुत सारे मिले हैं इन जगहों से जिनका मैंने अभी जिक्र किया। इसके अलावा आइवरी, जो हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं हैं, और भी कुछ इस तरह की टॉयलेटरी वस्तुएं, इस तरह की वस्तुओं का बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता भले ही इतिहास के पन्नों में खो गई, लेकिन मेहनत और कारोबार इस मिट्टी में पनपने वाली पीढ़ियों के डीएनए में समा गया। इसीलिए आज भी जब सोने की चिड़िया को नींद से जगाने की बात उठ रही है, तो इसका मंत्र उसी कारोबार में है जो 3500 सालों से भारत की पहचान रही है। मतलब ये कि जब ये सोने की चिड़िया आंखें खोलेगी तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अंगड़ाई ले रही होगी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है। मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। करीब $20 ट्रिलियन के आकार के साथ आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। करीब $12.5 ट्रिलियन के साथ चीन दूसरे नंबर पर, $4.9 ट्रिलियन के साथ जापान तीसरे नंबर पर, $3.8 ट्रिलियन के साथ जर्मनी चौथे नंबर पर, $3.3 ट्रिलियन के साथ इंग्लैंड पांचवें नंबर पर और $3.18 ट्रिलियन के साथ भारत फिलहाल छठे नंबर की अर्थव्यवस्था है। आज हमारी आर्थिक हैसियत इंग्लैंड से पीछे है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी की जंग जीतकर हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की नींव रखने वाले रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा था? उस वक्त बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। सिराजुद्दौला को हराने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड के किंग के नाम एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में क्लाइव ने लिखा, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में इतनी दौलत है जितनी 136 लंदन शहरों में हो। पहली बार मुर्शिदाबाद जीते थे, इंग्लैंड के राजा को पत्र लिखा था कि मुर्शिदाबाद की संपत्ति 136 लंदन जितनी संपत्ति है, ऐसा शहर मैं आज जीतकर आपके चरण में समर्पित करता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता तो मिट चुकी थी, फिर इतनी अकूत दौलत भारत में कहां से आई, जिसे लूटने के लिए अंग्रेज 7 समंदर पार करके यहां पहुंच गए। चलिए करीब 2500 साल पुराने भारत में जब सिंधु सभ्यता के बाद एक बार फिर से भारत की तूती दुनिया भर में बोल रही थी। यह दौर था मौर्य साम्राज्य से पहले और इसके बाद के 500 सालों का वक्त। लाल सागर के जरिए यूरोप और मध्य एशिया में कारोबार का नया रास्ता खुल चुका था और भारत के मसालों, सूती, रेशमी कपड़ों और आभूषणों की शोहरत रोमन साम्राज्य तक पहुंच चुकी थी। भारत से बड़ी तादाद में इन सामानों का एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन रोम के बाजारों में भारत की जरूरत की चीजें ज्यादा नहीं होती थीं। लिहाजा भारतीय कारोबारी अपने सामान के बदले में ज्यादातर सोना और चांदी ही लेते थे। 1991 में आई जैकब इसगेर की किताब प्लिनी ऑन आर्ट्स ऑफ सोसाइटी में तत्कालीन रोमन साम्राज्य के भारत के साथ कारोबारी रिश्तों का जिक्र है। इस किताब के मुताबिक रोमन साम्राज्य के बड़े कमांडर और लेखक प्लिनी द एल्डर ने साल 77 में भारत को दुनिया भर के सोने की खाई कहा था। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त के रोमन साम्राज्य को भारत के साथ कारोबार में अपने स्वर्ण भंडार का बड़ा हिस्सा कीमत के तौर पर चुकाना पड़ता था। प्लिनी ने यह भी कहा था कि भारत, चीन और अरब हर साल हमारे साम्राज्य से करीब 100 मिलियन सेस्टर ले जाते हैं। सेस्टर तत्कालीन रोमन सिक्का था जिसकी आज के हिसाब से कीमत लगाई जाए
तो 100 मिलियन सेस्टर की कीमत 1 लाख किलो सोने के बराबर होगी। ये भारत की आर्थिक ताकत ही थी जिसके दम पर इन शेरों की दहाड़ पूरब में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक सुनाई देती थी। अशोक स्तंभ के शेरों के संस्करण को लेकर देश की सियासत में भले ही हो हल्ला मचा हो, लेकिन सच यही है कि इनके दम पर ही प्राचीन भारत की शक्ति को पहचान मिली। ईसा से 300 साल पहले मौर्य साम्राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, जिसका जिक्र मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में भी इसका जिक्र किया है। मेगास्थनीज के मुताबिक चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। इससे 200 साल पहले पर्शियन साम्राज्य के पास सबसे बड़ी फौज थी, जिसमें 5 लाख सैनिकों का जिक्र मिलता है। उतनी व्यापक, उतनी बड़ी, उतनी सशक्त सेना कोई और नहीं थी। बहुत अच्छा विवरण इसका मिलता है कि जो सैनिक थे वो सभी सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था। जो सेनाध्यक्ष था वो उस मौर्य काल में 48,000 पण प्रतिवर्ष के वेतन पर था। जाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी सेना का वेतन, उसकी ट्रेनिंग, हथियार और आवाजाही में खर्च भी सबसे ज्यादा होता होगा। लिहाजा ये सेना रखने वाला देश भी सबसे अमीर ही होना चाहिए। ब्रिटेन के जाने माने आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन ने दुनिया भर की करीब 2000 सालों की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा तैयार किया है। उनके आंकड़े आपको सोने की चिड़िया का सच बताएंगे। आज की तारीख में दुनिया भर की जीडीपी में भारत का हिस्सा 7% के आसपास है, लेकिन मेडिसन के मुताबिक नए कैलेंडर के पहले साल यानी 1 एडी में दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान सबसे ज्यादा 32% के करीब था। इसके 1000 साल बाद तक दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान सबसे ज्यादा 29% रहा। इसमें पश्चिमी यूरोप का हिस्सा 11% था। अगले 500 सालों में यानी साल 1500 के करीब भारत का जीडीपी दुनिया भर के जीडीपी के 24% के करीब था। हालांकि चीन इस वक्त तक भारत से कुछ आगे निकल चुका था, लेकिन 18% हिस्से के साथ पश्चिमी यूरोप भारत से काफी पीछे था। 1600 में यूरोप ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। दुनिया की जीडीपी में उसका हिस्सा 20% के करीब पहुंच गया, लेकिन भारत अभी भी 23% हिस्सेदारी के साथ उससे आगे था। लेकिन आजादी के वक्त यही भारत दुनिया की जीडीपी में महज 3.5% का हिस्सेदार रह गया। 2 दशक पहले आई इस फिल्म ने हंसी हंसी में हिंदुस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया। धनवान और ताकतवर देशों के सामने लंबे अरसे तक भारत की यही छवि बनी रही कि वो अपने लोगों का पेट भी नहीं भर सकता। ये तस्वीर और ये छवि भारतवासियों के तौर पर हमारे लिए यकीनन बेहद दुखद है, लेकिन ये दुख तब और बढ़ जाता है जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं। ईसा से करीब 300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा और खाने पीने की चीजें कभी महंगी नहीं हुई। मेगास्थनीज ने विशाल अन्नागारों का भी जिक्र किया है, जहां मुश्किल हालात से निपटने के लिए अनाज जमा किया जाता था। मेगास्थनीज ने यह भी लिखा है कि ज्यादातर जमीन पर सिंचाई का इंतजाम है, जिससे एक साल में 2-2 फसलें तैयार हो जाती हैं। मौर्य काल के करीब 400 साल बाद गुप्त साम्राज्य में भारत का वैभव एक बार फिर चरम पर पहुंचा। रेशम उद्योग और तेजी से फला फूला, कारोबार के नए रास्ते भी खुले। गुप्त काल में कारोबार रोम, ईरान, अरब और चीन तक फैला हुआ था। मसाले, आभूषण, कपड़े, हाथी दांत के सामान जैसी चीजों के बदले भारत अभी भी इन देशों से सोना चांदी ले रहा था। इसी दौर में भारत में पहली बार सोने का सिक्का बतौर करेंसी चलाया गया। कारोबार और कमाई का यह दौर करीब 1000 सालों तक यूं ही चला। मौर्य, गुप्त, चेर, सातवाहन, चोल, चालुक्य, पल्लव, पाल, वर्धन साम्राज्य बदलते रहे, रियासतें बदलती रहीं, लेकिन कारोबार कायम रहा। बल्कि नए नए रास्ते, नए नए बाजार खुलते गए और भारत पर सोने की बरसात होती रही। तो जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया का सबसे विकसित और अमीर देश माना जाता था। और यही कारण था कि दुनिया भर से आक्रांता, चाहे वो यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, मंगोल्स हो, हर तरफ से भारत की तरफ
आक्रमणकारी आते रहे। 7वीं सदी के सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आए चीनी दूत ह्वेनसांग ने करीब 15 सालों के अपने दौरे की पूरी रिपोर्ट तैयार की थी। देखिए इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स। ह्वेनसांग के मुताबिक भारत एक धनी और संपन्न देश था। भारत के उत्तर और दक्षिण दोनों तटों पर कई विकसित बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों के जरिए कपड़ों, मसालों, आभूषणों का बड़े पैमाने पर निर्यात होता था। ह्वेनसांग ये भी लिखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन राज्य की कमाई का 3/4 हिस्सा धार्मिक कार्यों में खर्च कर देते थे। हर्ष को लेकर वो प्रयाग में एक संगम करने का उल्लेख करता है कि हर 5वें वर्ष इस तरह का एक संगम होता था, जिसमें छठे संगम में वो खुद उपस्थित था, जिसमें वो बताता है कि सभी जितने भी इस तरह के संप्रदाय हैं उनके मूर्ति विग्रहों का किस तरह से शासक पूजन करता है। राजा महाराजाओं के दौर में हिंदुस्तान में मंदिरों की अहमियत भी आज की तुलना में बहुत ज्यादा थी। कारोबार और खेती से मिलने वाले टैक्स का एक बड़ा हिस्सा राजाओं के खजानों के साथ साथ मंदिरों को भी जाता था। सोने की चिड़िया की शोहरत दुनिया भर में फैलती जा रही थी और इसी शोहरत ने मुसीबतों को भी न्योता दिया। बेशुमार दौलत की लालच में 7वीं सदी में ही पश्चिमी छोर से मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए। साल 1001 में गजनी के सुल्तान महमूद ने पेशावर के राजा जयपाल पर हमला किया। जयपाल युद्ध हार गया और जीत के तौर पर महमूद ने जयपाल के किले से करीब 8.5 लाख सोने की मोहरें लूट लीं। सोने की हर मोहर का वजन 120 ग्राम था। इस तरह 8.5 लाख सिक्कों का वजन 1,02,000 किलो हुआ। आज के भाव से अगर 1 किलो सोने की कीमत 50 लाख मानी जाए तो उस वक्त गजनवी ने भारत से 51,000 करोड़ रुपए की लूट की थी। 25 साल बाद इसी गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और मंदिर से करीब 20 लाख सोने के सिक्के लूटकर अफगानिस्तान ले गया। सोमनाथ मंदिर आज भी पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद है, लेकिन अब श्रद्धालु जिस जगह पर दर्शन के लिए जाते हैं वो नई इमारत है। पुराने सोमनाथ मंदिर के खंड है आज भी इतिहास की उस सबसे बड़ी लूट के गवाह बनकर समंदर किनारे खड़े हैं। राजा इस बात को मानता था कि वो जनता के लिए एक ट्रस्टी है और जितनी संपदा राजा चाहे वो दूसरे राज्यों से लाता था या अपने राज्य में उनको डोनेशन मिलता था या जो व्यापार से अर्जित की जाती थी, वो हमेशा ये समझते थे कि ये भगवान की कृपा है, ये जनता का पैसा है और हम भगवान के चरणों में अगर ये अर्पित करते हैं तो ये समाज के लिए और सृष्टि के लिए लाभकारी होगा। मंदिरों और राजाओं के खजानों में लूट का यह सिलसिला सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक कई सदियों तक चला। कभी गजनवी, कभी गोरी, कभी मुगल तो कभी नादिर शाह। लुटेरे अलग अलग नामों और चेहरों से आए, लेकिन सबका इरादा सिर्फ एक था, भारत की बेशुमार दौलत की लूट। लेकिन 800 सालों तक चली इस लूट में भी भारत का वो हाल नहीं हुआ जो 200 साल के अंग्रेजी राज में हो गया। 200 सालों के अंग्रेजी राज में क्या क्या हुआ देखिए। रेशम, सूती कपड़े, आभूषण समेत भारत के तमाम बड़े निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया गया। महंगा होने के चलते विदेशी बाजारों में भारतीय सामानों की बिक्री कम हो गई। यूरोप से होने वाले आयात पर टैक्स कम कर दिया गया। भारतीय बाजार सस्ते विदेशी सामानों से पटने लगे। नतीजतन घाटा लगने से स्थानीय उद्योग चौपट हो गए। The weavers in India became beggars, and India went from being a world-famous exporter of finished cloth into an importer, went from having 27% of world trade to less than 2%. Meanwhile, colonialists like Robert Clive bought their rotten boroughs in England on the proceeds of their loot in India, while taking the Hindi word loot into their dictionaries as well as their habits. साल 1700 में जब अंग्रेज भारत आए तब भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1305 थी, जबकि इसी समय ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1137 थी। 1947 के बाद भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $82 के आसपास रह गई, जबकि ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1300 के आसपास थी। अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक के मुताबिक इन 200 सालों में इंग्लैंड ने भारत से $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूटी। भारत से लूटी इस बेशुमार दौलत की बदौलत इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी। नए नए कारखाने लगे, नए नए कारोबार शुरू हुए। इंग्लैंड की चमक दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी।
और इधर भारत का चेहरा धुंधला पड़ता गया। लेकिन इस महालूट के बावजूद भारत आज फिर अंग्रेजों को पीछे छोड़ने को तैयार है। कोरोना के बाद फिर से रफ्तार पकड़ रही अर्थव्यवस्था के $5 ट्रिलियन के सफर में अगला पड़ाव इंग्लैंड ही होगा। 200 साल की गुलामी और महालूट के दौर पर मानसिक विजय का इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता। यूनान मिस्र मिट गए, लेकिन क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि आज भी इस देश में फिर एक बार सोने की चिड़िया बनने का पोटेंशियल पड़ा हुआ है। क्यों ना हम देश के गरीबों को उनका हक दिलाएं, मध्यम वर्गीय लोगों का जो शोषण हो रहा है उसको रोकें, ईमानदारी के रास्ते पर देश चलना चाहता है उसको हम बल दें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।